बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी का एक तजुर्बा ये है, मुशाहिदा ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग हीरो मशहूर कर दिए गए हैं, लेकिन हकीकतन वो ज़ीरो हैं। बहुत सारे लोग गीदड़ हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर शेर का वो एक ग़िलाब चढ़ाया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को इंतहाई बदनाम मशहूर किया गया है, लेकिन आप उनके करीब जाएं तो वो बड़े आपको फ़रिश्ते नज़र आ जाते हैं। सहाफ़त के मैदान में भी अमूमन ऐसा ही होता है कि बड़े बड़े नाम कुछ और हैं, और फिर इमरान ख़ान के प्रोजेक्ट के लिए और उनको इक़्तिदार में लाने के लिए तो पाकिस्तानी मीडिया को डिवाइड भी किया गया, डिस्क्रेडिट भी किया गया। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद भी बहुत सारे गुमनाम हीरो ऐसे हैं जिनकी वजह से आज भी सहाफ़त का बरम कायम है, और उसमें एक राना इब्रार खालिद साहब हैं। राना साहब ये अभी तोशाखाना का जो फ़ैसला आ गया तो इमरान ख़ान साहब को उसमें अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि झूठ बोलने वाला भी और चोरी करने वाला भी, और ज़ाहिरी बात है उसका फ़ायदा जरदारी साहब को होगा, नवाज़ शरीफ साहब को होगा, मौलाना साहब को होगा। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये मामला किसकी क़ुरबानी का नतीजा है। वो जिसकी क़ुरबानी का नतीजा है वो गुमनाम सिपाही और या वो गुमनाम मुजाहिद आज मेरे साथ मौजूद है, राना इब्रार खालिद साहब, जिन्होंने उस वक़्त जब इमरान ख़ान साहब के इक़्तिदार का सूरज उरूज पे था, जब इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह उनके साथ थी, तो उस वक़्त उन्होंने इस तोशाखाना के मामले को छेड़ा था। और फिर उनके साथ जो मज़ालिम रवा रखे गए, तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ही में मैंने एक मरतबा उनकी रुदाद अलम सुनाने के लिए उनको ज़हमत दी थी अपने जरगा प्रोग्राम में। तो आज उनकी क़ुरबानियाँ और उनकी मेहनत वो रंग ले आई हैं, और ये भी साबित हो गया कि वो रिपोर्टर और वो सहाफ़ी जिनको हम हक़ीर समझते हैं, बाज़ औक़ात उनकी एक छोटी सी ख़बर वो कितनी बड़ी तब्दीली का मूजिब बन जाता है। हकीकत में देखा जाए तो हम एंकर या तज्ज़ियाकार भी बुनियादी तौर पर इन रिपोर्टर्स की ख़बरों की बुनियाद पे अपने तबसरे करते हैं और अपनी दुकान चमकाते हैं। तो राना इब्रार खालिद साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, पहले तो ये बताइए कि ये थोड़ा सा याद ताज़ा करते हैं, ये किस साल में कब आपको ख़्याल आया कि तोशाखाना के मामले में कुछ गड़बड़ है? साहब ऐसा है कि ये अक्टूबर 2020 में मैं एक उर्दू अखबार रोज़नामा जहान पाकिस्तान में एज ए सीनियर रिपोर्टर काम करता था। मैं इकानमी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने ज़िंदगी के 25-26 साल इकानमी रिपोर्टिंग की है। तो उस वक्त एक सरकारी ऑफिसर जो कि उस वक्त ग्रेड 20 में थे, मुझे जानते थे, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो चाय के कप पर मुलाकात हुई एक जगह पर इस्लामाबाद में। तो ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कहा जाता है, सियासतदानों, सहाफ़ियों, सब के बारे में कहा जाता है, अच्छे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन लोग सिस्टम के अंदर इतने मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे होते, इसलिए फिर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई अगर मामला है, गड़बड़ है, तो वो हाईलाइट हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि तोशाखाना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ है। उन्होंने कुछ मुझे पेपर दिए थे जो उनकी दस्तरस में आए, लेकिन वो फ़ोटो कापियाँ थीं। तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरीके से एक बिज़नेस मॉडल तोशाखाना का डिवाइस किया गया था। ठीक, ये किस साल की बात है? ये 2019 अक्टूबर 2020 की बात 2020। ठीक। अच्छा, अब यूँ होता है कि वो सोर्स वो बनते हैं ना जो एग्रीव पार्टीज, एग्रीव पर्सन होते हैं, उनके साथ कोई ज़्यादती भी हुई थी, उन्होंने गलत होता हुआ भी देखा, तो उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया। अब ये उन्होंने मुझे बताया कि एक बाकायदा बिज़नेस मॉडल जिसको कहते हैं ना, वो तोशाखाना का बनाया गया है कि जो गैर मुल्की दौरों में तहफ़ मिले हैं उनका पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि किस तरीके से रिटर्न करने हैं और किस तरीके से फिर बेचने हैं। वो तहफ़ बेचे गए हैं, रिटर्न तो ना हुए ना, यानी हासिल करने हैं। रिटर्न तो तब होते कि अपने पास रखते। हाँ, लेकिन इन्होंने पहले से मंसूबा बनाया होता था, आगे डीलर के साथ बात की कर चुकी कि उस मुल्क का दौरा है जी, जो कुछ आएगा तो आप तैयार रहिए उसके लिए। अच्छा,
अच्छा, उन बताने वाले को भी इस बेचने की सेंसिटिविटी का इतना अंदाज़ा नहीं था। जब उन्होंने कहा कि ये बेचे गए हैं तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या वाकई बेचे गए हैं साहब? उन्होंने कहा हाँ बेचे गए हैं। तो मेरे सर के बाल खड़े हो गए। मैंने कहा पाकिस्तान का वजीर आज़म इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? ये मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था यार। मैंने कहा किसी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन हो कर सकता है वजीर आजम, कोई और काम इस तरह का कर सकता है। तो आपने उसके बाद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्त दे दी मालूमात वो जो कागजात थे वो एक तो फोटो कापियां थी और दूसरा नामुकम्मल थे। लिहाजा अगर मैं चाहता उस वक्त, तो जिस तरह से रोज खबरें चलती हैं सियासतदानों के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, उतना मवाद मेरे पास उस दिन भी मौजूद था कि मैं एक स्टोरी लिखता, खबर लिखता और फ्रंट पेज के ऊपर लीड छप जाती है अगले दिन। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। सहाफ़ी बदनाम है, फेक न्यूज़ के हवाले से तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। तो मैंने उसको ये किया कि वो एक मेरे दोस्त भी हैं आपके इदारे में हैं, एजाज़ सैयद, तो वो मुझे बार बार कहते हैं कि यार स्टोरियाँ आपकी अच्छी होती हैं लेकिन इस तरह ना दिया करो, किसी वक्त बंदा फंस जाता है, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक्सरसाइज करो। ठीक। तो चलो मैंने कहा फिर इसके तहत जाते हैं। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक्सरसाइज किया। मैंने एक RTI रिक्वेस्ट जनरेट की जिसमें 5 सवाल लिखे थे मैंने। वो 5 सवाल हिस्टोरिकल हो गए हैं क्योंकि हुकूमत ने उनके जवाब नहीं दिए, इमरान खान के पास उनके जवाबात नहीं थे। तो कानून के मुताबिक, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के मुताबिक 10 दिन के अंदर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का पाबंद है। या तो वो कहे कि इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, नहीं तो वो पाबंद है। मुझे नहीं मिली थी तो मैंने कानून के मुताबिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन 60 दिन में फैसला देने का पाबंद है। उन्होंने 37 दिन में मेरे हक में डिसीजन दे दिया था और ऑर्डर किया था कि 7 वर्किंग डेज के दौरान ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है लेटर इन स्पिरिट। मगर फिर भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। फिर यह है कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एप्लीकेशनें दी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में। उन्होंने हर मेरी एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया कि ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, फिर भी नहीं दी गई। अच्छा, इस दौरान जब मैंने ये जो इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर हुए, इस दौरान की बात है, ये है गालबन मार्च 2021, फरवरी मार्च 2021 है। उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में गए, हुकूमत नहीं सर। उसमें यह हुआ कि मैं एक दिन ऑफिस गया, अखबार के ऑफिस गया, तो मुझे कहा गया कि आप एडमिन ऑफिसर के पास चले जाएं। मैं जब गया तो उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पिलाई और कहा कि ऐसा है कि फवाद चौधरी का फ़ोन आया था अखबार मालिक को, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, लिहाजा आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। आपको टर्मिनेट अच्छा। 2-3 दिन के अंदर हम आपको कॉल करेंगे, जो आपके वाजिबात हैं उसका पे ऑर्डर चेक आप ले जाना। आपका रोज़गार ख़त्म, रोज़गार मेरा ख़त्म हो गया। तो मुझे समझ आ गई अब मैं दीवार को टकरे मार सकता हूँ, कोई वो एहतजाज। उसके बाद फिर आप जिस इदारे में जाते तो वो उधर आपका रास्ता ऐसे ही होता था। फिर ये हुआ कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कानून के मुताबिक मैंने तौहीन अदालत की एप्लीकेशन नहीं, पहले ये आप फिर किसी और चैनल, किसी और अखबार में इस हुकूमत ने आपको नहीं रखने दिया और इस पूरी हुकूमत में आप बेरोजगार नहीं रखने दिया। मैं जिधर भी इंटरव्यू देता था, जिधर भी जाता था, तो वो मुझे माजरत कर लेते थे। अच्छा, बल्कि मुझे नुकसान अब भी इसका हो रहा है। पिछले दिनों मैंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू, वो इमरान खान की हुकूमत पर आपने सारी बेरोजगार मैंने गुजारी। अच्छा। और अब भी मुझे नौकरी नहीं मिली। ये महीना पहले की बात है। अच्छा, जब ये हुकूमत आई तो जाहिर बात है कि ये मामला, आपने इसके लिए इतनी कुर्बानी दी थी, सब कुछ किया था, अपने पैसे खर्च किए थे, वो किया था, तो इस हुकूमत ने आपको कुछ कंपनसेट नहीं किया? किसी टीवी चैनल, किसी अखबार, किसी PTV में नौकरी नहीं दिलवाई? इस हुकूमत ने मुझे और फंसा दिया। वो ऐसे फंसा दिया कि टीवी चैनल पर तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि ऐसे लगा कि जैसे ये बहुत बड़े इंसान, दोस्त और हमदर्द हैं। अच्छा, अब लोग समझते हैं, मेरे रिश्तेदार समझते हैं कि मेरी पहुंच वजीर आजम तक है, वजीर दाखिला तक है, सब तक है, लेकिन मेरा तो कोई फ़ोन नहीं सुनता। मुझे ज़ाती तौर पर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया बगैर टीवी चैनल की स्क्रीन के। कोई मुझे कंपनसेट करने की तो दूर की बात है, मुझे जो मेरे भाई के खिलाफ FIRें हुई औरत के फेक अगवा के केस की,
वो FIR अब तक मौजूद है। मुझे इंसाफ नहीं मिला इस हुकूमत में, कंपनसेशन दूर की बात हुकूमत ने आपके भाई के खिलाफ जी उस्मान बुज़दार और परवेज लेही की गवर्नमेंट ने मेरे भाई मेरे कज़न के खिलाफ 3 FIR की। 2 FIR तो कोर्ट में डिसमिस हो गई। और आपकी वालदा को भी धमकियां में जी मेरी वालदा को एजेंसियों के लोग यहाँ इस्लामाबाद में मेरे घर पर जाते रहे और मेरी वालदा को धमकियां दी, यहाँ तक कहा कि अपने बेटे को समझाओ नहीं तो आपके घर पे उसकी लाश आएगी। और इसके जवाब में आपको खामोश रहने के लिए हुकूमत की तरफ से रिश्वत की? हाँ वो उस वक्त की बात है, ये मई 2021 की बात है, जब मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी तो बुलाया गया, शोकाज नोटिस जारी हुआ सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। तो उसका एक दिन मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ ले आए, चाय के ऊपर बात करनी है आपसे। अच्छा, सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे, सेक्रेटरी कॉमर्स थे, तो एज ए इकानमी जर्नलिस्ट मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहता था, तो कोऑपरेट करते थे। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था, वो करते थे, कोऑपरेट करते थे। मैं चला गया तो मुझे कहते हैं कि ऐसा है कि कल PM ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें PM साहब भी मौजूद थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM आज़म खान ने मुझे कहा कि एट एनी कास्ट ये मामला ख़त्म करवाओ तोशा खाने का। ठीक। मुझे कहते हैं आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपने जब कोई हुक्म किया है मैंने आपके साथ। कंसर्न सेक्रेटरी ने आपसे कहा कि मुझे आजम खान साहब ने कहा कि एनी कास्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे कहा आप मेरे छोटे भाई हो, आपके साथ मैंने हमेशा कोऑपरेट, मैंने कोऑपरेट आपने किया है मेरे साथ न्यूज़ के सिलसिले में। मैंने आज तक आपको ज़ाती काम कोई नहीं कहा, किसी का ट्रांसफ़र किसी की पोस्टिंग कही हो तो अभी बता दो। नहीं उसने कहा ऐसी बात नहीं है, आप बड़े नीट एंड क्लीन जर्नलिस्ट हैं, तो आप बड़े मेहरबानी ये करें कि मेरे लिए अपनी एप्लीकेशन विदड्रा कर लें, आप जो मांगोगे मैं दिलवा दूंगा आपको। तो मैंने उनको सॉरी इस तरीके से कहा कि मैंने कहा ऐसा करें कि आप मुझे इस तोशा खाने की फ़ाइल की कापी फ़ोटो कापी कर दें अनऑफिशियली, और मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं कि आपका नाम कभी नहीं आएगा, मैं आपको अभी विदड्रा लिख कर दे जाता हूं। तो वो एकदम जो है ना उनको करंट लगा, उन्होंने कहा वो तो प्राइम मिनिस्टर जानता है कि फ़ाइल मेरी कस्टडी में है। तो मैंने कहा इसीलिए बचाने के लिए राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक स्पेशल क्लास मौजूद है, क्लास 29, जो ये कहती है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करने वाले सरकारी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको सेफ गार्ड है, आप डिसीजन के मुताबिक मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ये ज़्यादातर तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गड़ी और इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, और लेकिन इसके अलावा भी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास कुछ में कुछ आई थी कि तोशा खाने में और क्या क्या कुछ हुआ है? तोशा खाने में देखें कुछ चीज़ें हैं जिनकी एंट्री नहीं हुई है। अच्छा, उसमें 2 तरह के गिफ्ट हैं, एक हैं जो मुल्क के अंदर मिले इमरान खान को, उनको तो रिटेन करने का कानून नहीं है, वो हर सूरत में तोशा खाने में जाने होते हैं। जो बाहर से मिलते हैं गैर मुल्की दौरों में, उनको रिटेन किया जा सकता था उस वक्त, अब तो खैर सारा प्रोसीजर चेंज हो गया है। तो एक गिफ्ट ये था कि सिख कम्युनिटी ने करतारपुर का जब हुआ तो इनको एक सोने का लोटा दिया था, वो लोटा सब्स्टिट्यूट किया गया। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इमरान खान मेरे सामने बैठ जाए बिल्कुल। अच्छा, उसको बदल दिया गया? उसको बदल दिया गया था। वो यहाँ से पिंडी सराफा बाजार से जो है एक पीतल का लोटा वो प्लेटिंग करके सोने का पानी चढ़ाकर वो लाया गया, वो सब्स्टिट्यूट किया गया। दूसरा एक सोने की क्लाशनकोफ मिसिंग है जिसकी एंट्री नहीं की गई। एक वहाँ वो सेंट्रल एशिया का सोने की क्लाशनकोफ किसी ने दी थी आप? जी दी थी, बाहर से मिली थी। अच्छा, एक चेचनिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक उनको दिया था, प्लाटीनियम की प्लेटिंग की हुई है पिस्टल, उसकी भी एंट्री नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो इमरान खान ने जब रिसीव कर रहे थे तो वो तस्वीर खुद ट्वीट की थी कि ये मुझे मिला है फखरी अंदाज में, लेकिन तोशा खाना रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है उसकी। इस तरह की चीज। इसके अलावा मलेशिया से आने वाली एक गाड़ी की भी एंट्री नहीं है। अच्छा, हालांकि गाड़ी इन्होंने वो रूल्स अमेंड कर दिए थे, गाड़ी रिटेन नहीं की जा सकती थी। अब उसका जब ला ही नहीं था रिटेन करने का,
सस्ती महंगी किसी तरह ले नहीं सकते थे, वो एंट्री नहीं की गई। ये एक गाड़ी जो यूएई से मिली थी उसकी एंट्री मौजूद है, वो पूल में भेज दी गई, लेकिन मलेशिया से एक गाड़ी मिली उसकी एंट्री नहीं है। तो इस तरह कई चीज़ें हैं जिनकी तोशाखाना में एंट्री नहीं की गई है। तो ये जो चीज़ है ये अभी तक इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। नंबर एक तो बात ये है। सबसे नंबर दो बात ये है कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, पहले भी सदर जाते रहे, वजीर आजम जाते रहे, नवाज शरीफ साहब के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, भुट्टो साहब जैसे ताल्लुकात तो किसी के नहीं हो सकते, लेकिन इतने महंगे तोहफे ना भुट्टो साहब को मिले, ना नवाज शरीफ साहब को मिले, ना आसिफ जरदारी साहब को मिले। इस बात की तो कभी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इमरान खान को इतने महंगे तोहफे क्यों मिले। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है। आखिर इन्होंने कुछ दिया है उनको, तो उसके बदले में इन्हें ज़ाती तौर पर कंपनसेट किया गया। मेरा ये वर्जन है कि इन्होंने कुछ दिया है, ठीक, वो मालूम होना चाहिए कि इमरान खान ने क्या दिया है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बता दूं। मतलब उनकी प्राइवेट एयर कंपनियां हैं, रूट मांगते हैं। आमतौर पर मिडिल ईस्ट के हुक्मरान, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सदर जाए ना, CF करते हुए कान में कहते हैं फलाना रूट चाहिए, PIA का रूट मांगते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, एनर्जी कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने वाली, तेल के कुएं खोदने वाली, रिग्स हैं उनकी कंपनियों के पास। वो पाकिस्तान में रिग्स नहीं हैं, वो किराए पर ली जाती हैं, उनका बड़ा महंगा वो किराया होता है। इस गेम में कौन कौन इमरान खान के साथ शरीक थे? इस गेम में सबसे ज़्यादा जुल्फी बुखारी शरीक था और फराह गोगी, उनकी बेगम साहिबा वो शरीक थी। इसके अलावा फवाद चौधरी भी था और एक दो और नाम है मेरे ज़हन में, याद आ जाए। अच्छा, ये जो इन्होंने तो जना सुपर से एक वो जाली रसीद बनवाई थी घड़ी की, अब उनको मैंने भी इंटरव्यू किया। वो बंदा तो कहता है कि जी मुझे इधर आके फराह गोगी ने ही मुझे फ़रोख्त करवाया था। आपकी मालूमात क्या हैं कि ये उधर ही जाके उनको फ़रोख्त करवाया गया था? हाँ, मेरी बात हुई है उमर फारूक ज़हूर से हुई है, और इसके अलावा जो उन्होंने बातें करी मैं उनको वेरीफाई भी करवाया। हाँ, मैंने तो सब कुछ घड़ी वगैरह वो देख। ये जो दुकान है ना जिना सुपर मार्केट वाली, इसके पास तो इतना सरमाया ही नहीं है। हाँ। इसका तो कभी इतना बिजनेस भी नहीं रहा, इसने इतना कभी टैक्स नहीं दिया है, तो ये कैसे खरीद सकते? ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की फाइल का पेट भरने के लिए ये जाली रसीद बनाई गई। बाकी ये है कि मैंने कुछ वेरिफिकेशन ये कराई, जो उमर फारूक ज़हूर का स्टेटमेंट है कि यहाँ से फराह गोगी एक जहाज़ प्राइवेट जेट में, ठीक है। अच्छा, मैंने उसका फिर एविएशन से रिकॉर्ड निकलवाया था। अच्छा, तो वो वाकई जेट गया और वहाँ पर स्टे किया। दूसरा ये उन्हीं तारीखों में जिसमें उमर फारूक बता रहे हैं। हाँ, उन्हीं तारीखों में गया। दूसरा ये है कि वहाँ पर फराह गोगी ने गाड़ी भी उन्होंने प्रोवाइड की। तो ये और दूसरी अहम बात यह है कि सौदा पहले तय हो गया था, जो 75 लाख दिरहम है, एक दिन पहले उसने बैंक से निकलवाए। अच्छा, इसका डॉक्यूमेंट मौजूद है। ठीक है। ये जो है ना, अगर वो बोल दे और हम यकीन कर लें, हम यकीन करने वाले नहीं हैं। और ये जो इसकी पैसे थे फिर कैश की सूरत में पाकिस्तान आए? ये बैग में लेकर आए। अच्छा, पहली बात तो यह है, लीगल पोजीशन में आपको बताऊं कि अगर आप कोई चीज़ बाहर बेचने के लिए भेजना चाहते हैं मुल्क से बाहर, वो 10,000 रुपये से ज़्यादा मालियत की है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से NOC चाहिए। अच्छा, आज जो फैसला आया, ये तो लोगों को कहते हैं ना, जो जाली सहाफ़ी होते हैं तो उनको अपने टोर से दिलचस्पी होती है, माल से दिलचस्पी होती है, शोहरत से दिलचस्पी होती है, लेकिन जेन्युइन सहाफ़ी को तस्कीन तब होती है कि जब उसके किसी स्टोरी की बुनियाद पे कुछ हो जाए। जी, आज आपकी फीलिंग्स क्या है? हाँ, इस क्योंकि आप बहुत सफ़र भी कर चुके हैं इस मामले में। बिल्कुल, मुझे तमन्नियत है कि जब एक जर्नलिस्ट की स्टोरी के ऊपर एक्शन हो और वो कोर्ट में प्रूव हो जाए तो प्राइड होता है, किसी भी जर्नलिस्ट का ये मेडल होता है। तो मैं इस मामले में बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं खुश भी हूँ कि मेरी स्टोरी कोर्ट में जाकर वैलिड साबित हुई है, वैलिड प्रूव हुई है।
और जहाँ तक ये बात की जा रही है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि दुश्मन मरे, हमारा दुश्मन भी नहीं है इमरान खान, लेकिन फिर भी खुशी ना करें। मगर एक मैं बात यहाँ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो फिनोमिना चल रहा है, डिले ऑफ द जस्टिस चल रहा है, और इसमें बहुत सारे क्रिमिनल, बहुत सारे करप्ट लोग फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान का डिलेमा आज तक यही है कि करप्शन के केसों का फैसला नहीं होता। आज एक करप्शन के केस का फैसला हुआ है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं बैठा हूँ, इमरान खान का आ जाए, कोई भी आ जाए, इनके वकला आ जाए, इनके वकला के साथ में टॉक शोज में बैठा रहा हूँ। वो जो हमारे इलाके के भी हैं, क्या नाम है उनका, भी नाम याद आ जाएगा मुझे, वो अच्छा, उनके दर्जनों उनसे मैंने कहा मुझे बताओ कि मैंने किसी लालच के तहत ये स्टोरी की थी, किसी के कहने पर की थी, किसी इन्फ्लुएंस पर की थी? मैंने कहा कि मैंने बतौर जर्नलिस्ट की थी। हाँ, मेरे छोटे मोटे एक दो ग्रज भी है, मैं आपके प्रोग्राम में साहब बिल्कुल कहने में आ रहा हूँ। नंबर एक तो यह है कि इमरान खान की हुकूमत जैसे ही आई, इसने मीडिया के पूरे शोबे का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने 30,000 जर्नलिस्टों को बेरोजगार किया। इन्होंने हर बोलने वाली आवाज को बंद कर दिया, पाबंद सलासल भी किया, और माइक भी बंद कर दिया, अखबार भी बंद कर दिए, चैनल भी रोके, प्रोग्राम भी बंद कर दिए। इन्होंने एक क्लास जर्नलिस्टों की वॉइस को गायब करने की पूरी कोशिश की, ताकि जब जर्नलिस्ट ही नहीं होगा तो बोलेगा कौन? हाँ, जो जर्नलिस्ट हैं उनको मीडिया वर्कर भी बेरोजगार हुए, लेकिन 30,000 जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बेरोजगार किया। ये गरज बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि इमरान खान ने वहां मुल्तान में एक जाकर स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया था, जब वो सूबा महाजम हो रहा था, साइन किए अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर, और हर जलसे में 2018 के इलेक्शन में वहां सरायकी वसेब में वो स्टाम्प पेपर दिखाता था ओरिजिनल, कि 100 दिन के अंदर सूबा बनाऊंगा आपका। और 4 साल के दौरान, पौने 4 साल हुकूमत रही, उसको मुड़कर देखा तक नहीं। मतलब लेकिन वो आपके खुसरो बख्तियार वगैरह में ने भी तो फिर उसका नाम नहीं लिया, वो भी तो इख्तिदार के मजे में लग गए ना। जी, वो भी बराबर के मुजरिम हैं। लेकिन इमरान खान भी तो उसी तरह का मुजरिम है। ठीक है, हम सब कहते हैं वो तो है ही बेज़मीर सियासतदान। इमरान खान तो बेज़मीर सियासतदान नहीं था। इमरान खान तो रियासत मदीना का मेमार था। 6 करोड़ सराइकियों के साथ उसने जो धोखा किया, उसकी मुझे दुख नहीं होना चाहिए क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल। वैसे भी जो है ये इमरान खान पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग सराइकियों के साथ वादे करते हैं। साहब उन्होंने स्टाम्प पेपर पे लिख दिया था, और इसमें इमरान खान सबसे बड़े मुजरिम है सराइकियों के। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है खसरो बख्तियार और ये लोग सारे उसके नाम पे आए, और वो भी मुजरिम है। लेकिन बहरहाल एक तो आपको मुबारक हो, और आपने सही फरमाया कि हम बतौर जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिशियन की अदलिया के ज़रिए नॉकआउट नहीं चाहते। लेकिन मकाफ़ात अमल का कानून भी अपनी जगह पे है, और बदकिस्मती से उन्होंने ख़ुद इस कल्चर को फ़रोग़ दिया। अब मसलन आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, अब आपको भी वो ये समझते होंगे कि जी इनको नून लीग ने लगाया हुआ है, इनको फलां ने लगाया हुआ है। हालांकि नून लीग ने 1.5 साल हुकूमत की, और आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों की तलाफ़ी तक ये हुकूमत ना कर सकी। न नून लीग कर सकी, न पीपल्स पार्टी कर सकी, मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपको इंसाफ ही नहीं मिला। इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ का तलबगार हूं। कि चलो आपको इन्फॉर्मेशन ना देते, लेकिन आपकी माँ को डराना धमकाना, और शायद आज जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी माँ की आहों का, क्योंकि माँओं की आहें जो है वो आसमान तक चली जाती हैं। फिर आपके भाई को झूठे मुकदमे पंसाना, ये दिन लोग याद नहीं रखते। और ये इस वक्त जो इक़्तिदार में है, ये उनके लिए दर्स है, सबक है कि वो इमरान खान साहब के उससे सबक ले लें। और एक तो ये कि हर जर्नलिस्ट को ये ना समझे कि वो किसी मफाद की खातिर कोई काम कर रहा है, और दूसरा ये कि ताकत के गुरूर में आके लोगों की इज़्ज़तों से ना केले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब करे और आजमाइशों से बचा के रखे। और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज यकीनन आपके लिए जिस तरह, क्योंकि मीडिया में तो आपके नाम को इस्तेमाल किया जाता रहा, वो अगरचे दूसरी बात है कि किसी ने दादरसी नहीं की, तो आज आपके लिए एक मसरूफ़ दिन था, लेकिन आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। नाजरीन, फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि ये जो कुछ हुआ, ये क्या मकाफ़ात अमल है, या क्या ज़्यादती है, या कि कुछ और है।